हैरी पॉटर और माया पंछी का समूह, अध्याय 3, पहरेदार। जैसे ही हैरी अपने अंधेरे बेडरूम की डेस्क में पहुंचा, वहां 3 अलग अलग चर्मपत्रों पर ये शब्द लिखे। मुझ पर अभी अभी दम पिशाचों ने हमला किया है और मुझे हॉगवर्ट्स से निकाला जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं क्या हो रहा है। मैं यहां से कब बाहर निकलूंगा। उसने पहले चर्मपत्र पर सीरियस का, दूसरे पर रॉन का और तीसरे पर हरमाइनी का नाम लिखा। उसकी उल्लू हेडविग शिकार करने गई थी। उसका खाली पिंजरा डेस्क पर पड़ा था। हैरी बाथरूम में टहलकर उसके लौटने का इंतजार करने लगा। उसका सिर दुख रहा था, आंखें जल रही थी। डडली को सहारा देकर घर तक लाने के कारण पीठ में दर्द हो रहा था। वो चहलकदमी करता रहा। उसके अंदर गुस्सा और कुंठा भरी थी। वो दांत किटकिटा रहा था, मुक्का तान रहा था। जब वो खिड़की के पास से गुजरता तो सितारों से भरे आसमान की तरफ गुस्से से देखने लगता। दम पिशाचों को उस पर हमला करने के लिए भेजा गया था। मिसेस फिग और मंडंगस फ्लेचर चोरी से उसकी निगरानी कर रहे थे। उसे हॉगवर्ट्स से निकाल दिया गया था। उसे सुनवाई के लिए जादू मंत्रालय में उपस्थित होना था। इसके बावजूद कोई उसे ये बताने को तैयार नहीं था क्या हो रहा था। ये भोंपू किसके बारे में था? किसकी आवाज़ इतने भयंकर तरीके से किचन में गूंजी थी? बिना किसी जानकारी के वो यहाँ क्यों फंसा है? सभी लोग उसे किसी शरारती बच्चे की तरह क्यों समझा रहे हैं? जादू मत करना, घर के भीतर ही रहना। उसने अपने स्कूल वाले संदूक के पास से गुजरते समय गुस्से में उसे लात मारी। इससे गुस्सा तो कम नहीं हुआ, हालत और ख़राब हो गई, क्योंकि बाकी शरीर के साथ साथ अंगूठे में भी तेज दर्द होने लगा। जब वो लंगड़ाता हुआ खिड़की के पास से गुजरा तो हेडविग उसमें से आती हुई दिखाई दी। वो धीरे धीरे पंख फड़फड़ा रही थी और सफ़ेद छोटे भूत जैसी दिख रही थी। जब वो अपने पिंजरे के ऊपर आकर बैठ गई तो हैरी गुर्राया, बहुत देर लगा दी, ऐसे नीचे रख दो, मैं तुम्हें काम के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ। हेडविग ने चोंच में मरा हुआ मेढक दबा रखा था। उसने मेढक के ऊपर से हैरी को अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से चिढ़कर घूरा। यहाँ आओ। हैरी ने तीनों चर्मपत्र उठाते हुए और चमड़े के पट्टे से उसके पपड़ीदार पैरों में बांधते हुए कहा, इन्हें फौरन सीरियस, रॉन और हरमाइनी के पास ले जाओ। अच्छे लंबे जवाबों के बिना मत लौटना। जरूरत पड़े तो तब तक चोंच मारना जब तक वो लंबे जवाब ना लिख दें, समझ गई? हेडविग ने दबी हुई आवाज़ निकाली। उसकी चोंच में मेढक अब भी दबा हुआ था। हैरी ने कहा, तो फिर जाओ। वो तत्काल उड़ गई। उसके जाते ही हैरी बगैर कपड़े बदले अपने बिस्तर पर लुढ़क गया और अंधेरी छत को एक टक देखने लगा। बाकी बातों पर दुखी होने के अलावा अब उसे इस बात पर अफसोस हो रहा था कि उसने हेडविग के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार किया। प्रिवेट ड्राइव के मकान नंबर 4 में वही उसकी इकलौती दोस्त थी। लेकिन कोई बात नहीं, जब वो सीरियस, रॉन और हरमाइनी के जवाब लेकर लौटेगी तो वो उसे मना लेगा। उन्हें जल्दी ही जवाब देना होगा। दम पिशाचों के हमले को वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। शायद कल सुबह ही उसे सहानुभूति भरी 3 मोटी चिट्ठियां मिलेंगी जिसमें लिखा होगा कि तत्काल रॉन के घर पहुंचने की क्या व्यवस्था हो रही है। इस राहत भरे विचार से उसे नींद आ गई। वो आगे कुछ नहीं सोच पाया। हेडविग अगली सुबह तक नहीं लौटी। हैरी पूरे दिन बेडरूम में ही रहा और सिर्फ बाथरूम जाने के लिए बाहर निकला। उस दिन पिटूनिया आंटी ने उस कमरे में उस कैट फ्लैप से 3 बार खाना सरकाया जिसे वर्नन अंकल ने 3 साल पहले लगाया था। जब भी हैरी पिटूनिया आंटी के कदमों की आहट सुनता, हर बार उनसे भोंपू के बारे में सवाल पूछता, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उनसे बात करने का उतना ही फायदा हुआ जितना बेजुबान दरवाजे से करने से होता। डजली परिवार उसके बेडरूम से दूर ही रहा है। हैरी भी उनके पास नहीं जाना चाहता था। ये सिलसिला पूरे 3 दिन चला। आमतौर पर वो घंटों अपने बिस्तर पर लेटा लेटा शून्य में ताकता रहता और मंत्रालय की सुनवाई के बारे में सोच सोच कर दहशत में आ जाता। अगर फैसला उसके खिलाफ हुआ तो क्या होगा? अगर उसे स्कूल से निकाल दिया गया, उसके छड़ी के 2 टुकड़े कर दिए गए तो क्या होगा? वो क्या करेगा? कहाँ जाएगा? वो हमेशा तो डजली परिवार के साथ नहीं रह सकता। क्या वो सीरियस के घर में रह सकता था, जैसा सीरियस ने 1 साल पहले मंत्रालय की पकड़ से फरार होने के पहले सुझाव दिया था? क्या नाबालिग हैरी को अकेले रहने की इजाज़त मिल जाएगी या इसका फैसला कोई और करेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय जादूगर महासंघ की गोपनीयता कानून को तोड़ना इतना गंभीर अपराध था कि उसे अस्कबान की जेल में कैद कर दिया जाएगा? इन विचारों के आते ही वो पलंग से उतरकर चहलकदमी करने लगता।
हेडविग के जाने के बाद चौथी रात को हैरी अपने बिस्तर पर सुस्त पड़ा छत को घूर रहा था। तभी वर्नन अंकल उसके बेडरूम में दाखिल हुए। हैरी ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वर्नन अंकल अपना सबसे अच्छा सूट पहने हुए थे। उनके चेहरे पर गर्व था। उन्होंने कहा, हम बाहर जा रहे हैं। क्या? हम यानी तुम्हारी आंटी डडली और मैं बाहर जा रहे हैं। हमारी गैर हाजिरी में अपने बेडरूम से बाहर नहीं निकलोगे, ठीक है? तुम हमारा टीवी, रेडियो, स्टीरियो कोई सामान नहीं छुओगे। फ्रिज से खाने पीने का सामान निकाल कर नहीं खाओगे, ठीक है? मैं तुम्हारे दरवाजे पर ताला लगा कर जा रहा हूँ। ठीक है, लगा दीजिए। वर्नन अंकल ने हैरी को घूर कर देखा। वो इस बात पर हैरान थे कि वो बहस क्यों नहीं कर रहा। कुछ ही देर बाद उसने कार के दरवाजों के बंद होने, इंजन चालू होने और कार के ड्राइव से बाहर निकलने की आवाजें सुनी। डर्सली परिवार के जाने से हैरी के मन में कोई भावना नहीं जागी। उनके घर पर रहने या ना रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो इतनी भी शक्ति नहीं बटोर पा रहा था कि उठकर बेडरूम की लाइट जला ले। कमरा अंधेरे में डूब गया। लेटा लेटा खिड़की से रात की आवाजें सुनता रहा। उसकी खिड़की 24 घंटे खुली रहती थी। वो हेडविग की वापसी के सुखद पल का इंतजार कर रहा था। खाली घर में चरमराने और पाइप के पानी बहने की आवाजें आ रही थीं। हैरी उन्नींदी अवस्था में था। तभी उसे नीचे किचन में किसी चीज के टूटने की आवाज आई। वो उठकर बैठ गया और गौर से सुनने लगा। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर लोगों की बात करने की आवाजें आने लगी। उसने अपने पलंग से उतरकर खड़े होते हुए सोचा चोर होंगे, लेकिन फिर उसे एक पल बाद समझ में आया कि चोर अपनी आवाज़ों को दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो किचन में घूम रहा है वो आवाज़ दबाने की जहमत नहीं कर रहा। उसने अपने पलंग के पास वाली टेबल से छड़ी उठाई और बेडरूम के दरवाजे के सामने खड़े होकर सुनने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल उसके होश उड़ गए, क्योंकि ताले में जोरदार क्लिक की आवाज़ हुई और दरवाज़ा खुल गया। हैरी किसी बुत की तरह खड़ा रहा और खुले दरवाजे से अंधेरी सीढ़ियों की तरफ घूरता रहा। वो एक पल के लिए झिझका, फिर तेज कदमों से चुपचाप बेडरूम के बाहर निकलकर सीढ़ियों के पास पहुंच गया। उसका दिल उछलकर उसके गले तक आ गया। नीचे अंधेरे हॉल में कुछ लोग खड़े दिख रहे थे। उनकी आकृतियां कांच के दरवाजे के बाहर चमक रहे स्ट्रीट लैंप में दिख रही थीं। जहां तक वो देख सकता था 8-9 लोग थे और वो सभी उसी की तरफ देख रहे थे। एक धीमी गुर्राती आवाज आई, अपनी छड़ी नीचे कर लो लड़के, वरना तुम किसी की आंख फोड़ दोगे। हैरी का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। वो उस आवाज को पहचानता था, लेकिन उसने अपनी छड़ी नीचे नहीं की। उसने अनिश्चितता से कहा, प्रोफेसर मूडी। उस आवाज ने दोबारा गुर्रा कर कहा, मैं प्रोफेसर के बारे में तो ज्यादा नहीं जानता, ज्यादा पढ़ा नहीं पाया है ना। तुम नीचे उतरकर यहाँ आ जाओ, हम तुम्हें ठीक से देखना चाहते हैं। हैरी ने अपनी छड़ी झुका ली, लेकिन उसे मजबूती से पकड़े रहा और हिला तक नहीं। उसके पास शक करने का बहुत अच्छा कारण था। 9 महीने तक वो जिसे बावरे नैन मूडी मानता रहा, बाद में पता चला कि वो एक बहरूपिया था, जिसने भांडा फोड़ होने से पहले हैरी की जान लेने की कोशिश की थी। सब ठीक है हैरी, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। हैरी का दिल बल्लियों उछलने लगा। प्रोफेसर ल्यूपिन, क्या आप हैं? उसने अविश्वास से कहा। हम अंधेरे में क्यों खड़े हैं? किसी महिला की आवाज आई, जो हैरी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। प्रकाशित भव। छड़ी की नोक से रोशनी हुई और पूरे हॉल में जादू से रोशनी हो गई। हैरी ने पलकें मिचमिचाई। नीचे खड़े लोग सीढ़ियों के किनारे से उसे घूर रहे थे और ज्यादा अच्छी तरह देखने के लिए अपनी गर्दन उचका रहे थे। रीमस ल्यूपिन उसके सबसे करीब खड़े थे। हालांकि ल्यूपिन की उम्र कम थी, लेकिन वो थोड़े थके और बीमार दिख रहे थे। जब उन्होंने हैरी से आखिरी विदा ली थी, उसके बाद से उनके बाल ज्यादा सफेद हो गए थे। उनके कपड़े भी पहले से ज्यादा पैबंद लगे थे और फटे पुराने दिख रहे थे। बहरहाल वो हैरी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, इसलिए उसने भी सदमे के बावजूद मुस्कुराने की भरपूर कोशिश की। अरे, मुझे जैसी उम्मीद थी, ये तो वैसा ही दिखता है। वो जादूगरनी बोली, जिसने रोशनी वाली छड़ी को पकड़ रखा था। वो सबसे कम उम्र की लग रही थी। उसका पीला मुंह दिल के आकार का था। उसकी आंखें काली और चमकदार थीं। उसके छोटे बाल बैगनी रंग के थे। हेलो हैरी। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया रीमस, सबसे पीछे खड़े गंजे काले जादूगर ने कहा। उसकी आवाज़ भारी और धीमी थी। वो अपने कान में सोने की बाली पहने था। वो बिल्कुल जेम्स जैसा दिखता है, आंखों को छोड़कर।
घरघराती आवाज़ और सफ़ेद बालों वाले एक जादूगर ने कहा। उसकी आंखें लिली जैसी हैं। सफ़ेद लंबे और खिचड़ीदार बालों वाले बावरी नैन मूडी, जिनकी नाक का एक टुकड़ा गायब था, हैरी को शक भरी निगाह से देख रहे थे। एक आंख छोटी, काली और मनकेदार थी, जबकि दूसरी आंख बड़ी, नीली और गोल थी। ये जादुई आंख थी जो दीवारों दरवाजों के पार तो देख ही सकती थी, मूडी के सिर के पीछे भी देख सकती थी। वो गुर्रा कर बोले, ल्यूपिन, क्या तुम्हें पूरा यकीन है ये हैरी ही है? कहीं हम उसके भेष में किसी प्राणभक्षी को तो नहीं ले जा रहे? हमें उससे कोई ऐसा सवाल पूछना चाहिए जिसका जवाब सिर्फ असली पॉटर ही दे सकता है, जब तक कि कोई सत्य द्रव न लाया हो। ल्यूपिन ने हैरी से पूछा, तुम्हारा पितृदेव कौन सा रूप धारण करता है? मृग का, हैरी ने घबरा कर कहा। ल्यूपिन बोले, बावरे नैन, ये हैरी ही है। हैरी को पता था सब उसे घूर रहे हैं। वो सीढ़ियां उतरा। उसने अपनी छड़ी जीन्स के पीछे वाली जेब में खोस ली। मूडी गरज कर बोले, वहां छड़ी मत रखो लड़के, अगर ये जल गई तो क्या होगा तुम्हें पता है? ऐसा करते समय तुमसे बेहतर जादूगरों के पुट्ठे जल चुके हैं। बैगनी बालों वाली औरत ने बावरे नैन को दिलचस्पी से देखते हुए पूछा, आप ऐसे कितने जादूगरों को जानते हैं जिनके पुट्ठे जल चुके हैं? तुम्हें उससे मतलब? हैरी, तुम बस अपनी छड़ी पीछे वाली जेब से बाहर निकालो। ये छड़ी की सुरक्षा का प्रारंभिक नियम है, लेकिन दुर्भाग्य से अब कोई ध्यान नहीं देता। फिर वो किचन की तरफ बढ़ने लगे। जब उस औरत ने छत की तरफ देखकर आंखें चढ़ाई तो मूडी ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी हरकत मैंने देख ली है। ल्यूपिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर हैरी से हाथ मिलाया। उन्होंने हैरी से पूछा, कैसे हो? अच्छा। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। 4 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ। उसे प्राइवेट ड्राइव से निकालने की योजना की जरा भी भनक नहीं थी। अचानक बहुत सारे जादूगर उस मकान के सामने खड़े थे, जैसे ये कोई बहुत पुरानी योजना हो। उसने ल्यूपिन के आसपास खड़े जादूगरों को देखा जो उसे कौतूहल से देख रहे थे। उसका ध्यान इस बात पर गया कि उसने 4 दिन से अपने बाल तक नहीं काढ़े थे। उसने बुदबुदा कर कहा, आप लोग सचमुच खुशकिस्मत हैं कि डजली परिवार आज बाहर गया है। खुशकिस्मत? बैगनी बालों वाली महिला बोली, मैंने ही तो लालच देकर उन्हें भेजा है। मैंने उन्हें बताया है कि उन्होंने इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ उपनगरीय लॉन प्रतियोगिता का इनाम जीत लिया है। वो लोग इस समय पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लेने जा रहे हैं। कम से कम उन्हें तो यही लगता है। हैरी कल्पना करने लगा, वॉरेन अंकल को जब ये पता चलेगा कि इंग्लैंड में सर्वश्रेष्ठ उपनगरीय लॉन प्रतियोगिता जैसी कोई चीज़ नहीं हुई है तो उनका चेहरा कैसा दिखेगा। उसने पूछा, हम लोग चल रहे हैं, है ना? बस तुरंत ही, ल्यूपिन ने कहा। बस रास्ता साफ होने का संकेत हो जाए हम चल देंगे। हैरी ने आशा से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? रॉन के घर? नहीं, रॉन के घर नहीं। बाकी जादूगर भी पीछे आ गए। अब वो हैरी को कौतूहल से देख रहे थे। वहाँ रहना बहुत खतरनाक है। किसी अज्ञात जगह पर मुख्यालय बनवाया गया है। इसमें थोड़ा समय ज़रूर लग गया। बावरे नैन मूडी अब किचन की टेबल पर बैठकर अपने थर्मस से कुछ पी रहे थे। उनकी जादुई आंख सभी दिशाओं में घूम रही थी। डजली दंपत्ति के मेहनत बचाने वाले कई उपकरणों को देख रही थी। ल्यूपिन ने मूडी की तरफ इशारा करते हुए कहा, हैरी, ये एलेस्टर मूडी हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, हैरी ने अचकचाते हुए कहा। उसे अजीब लग रहा था। उसका परिचय ऐसे व्यक्ति से कराया जा रहा है जिसे वो 1 साल से जानता था, या कम से कम उसे तो ऐसा ही लगता था। और ये निम्फेडोरा है। मुझे निम्फेडोरा मत कहो रिमस, मेरा नाम टोंक्स है। ठीक है, ये निम्फेडोरा टोंक्स हैं जो सिर्फ अपने सरनेम से ही पहचाने जाना पसंद करती हैं। टोंक्स बुदबुदाई, अगर तुम्हारी मूर्ख माँ ने तुम्हारा नाम निम्फेडोरा रखा होता तो तुम भी ऐसा ही करते। और ये हैं किंग्सले शेकलबोल्ट। उन्होंने लंबे काले जादूगर की तरफ इशारा किया, जिसने सिर झुकाकर अभिवादन किया। एल्फियास डोस, घरघराती आवाज वाले जादूगर ने सिर झुकाया। डिडलेस डिगल, हम पहले भी मिल चुके हैं, रोमांचित डिगल ने चीखते हुए कहा और अपना बैगनी रंग का हैट गिरा दिया। एमिलिन वैंस, हरी शॉल वाली एक गरिमामयी जादूगरनी ने अपना सिर झुकाया। स्टर्गिस पॉडमोर, तिनके के रंग के मोटे बालों और चौकोर जबड़े वाले जादूगर ने हैरी की तरफ देखकर आंख मारी। और हेस्टिया जोन्स, गुलाबी गालों और काले बालों वाली जादूगरनी ने टोस्टर के पास से हाथ हिलाया। परिचय के दौरान हैरी उन सभी की तरफ अजीब तरीके से सिर झुकाता रहा,
वो सोच रहा था काश वे लोग उसे देखने की बजाय कहीं और देखें। ऐसा लगा जैसे ल्यूपिन ने हैरी के मन की बात समझ ली हो, क्योंकि वो उसी समय मुस्कुराए और बोले, बहुत से लोग तुम्हें ले जाने के लिए आतुर थे। मूडी ने कहा, हाँ, जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा है पॉटर, हम सब तुम्हारे पहरेदार हैं। ल्यूपिन ने किचन की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, हम लोग बस उस संकेत का इंतज़ार कर रहे हैं जो हमें बताएगा कि जाने के लिए रास्ता साफ है। हमारे पास लगभग 15 मिनट का समय है। ये मगलू बहुत साफ सफाई से रहते हैं, है ना? टोंक्स नाम की जादूगरनी ने कहा, जो किचन बहुत दिलचस्पी से देख रही थी। मेरे डैडी मगलू परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो बहुत आलसी थे। मुझे लगता है कि जादूगरों की तरह मगलुओं का भी स्वभाव अलग अलग होता होगा। हाँ, हैरी ने कहा। देखिए, उसने ल्यूपिन की तरफ मुड़कर कहा, क्या हो रहा है? मुझे किसी ने कोई खबर नहीं दी, वोल्डे। ये सुनकर कई जादूगरों और जादूगरनियों ने अजीब आवाज़ें निकाली। डिडलेस डिगल का हैट एक बार फिर उसके हाथ से छूट गया और मूडी गुर्रा कर बोले, खामोश। क्या? हैरी ने पूछा। हम यहाँ कोई बात नहीं करेंगे, ये बहुत खतरनाक है। मूडी ने अपनी सामान्य आंख हैरी की तरफ घुमाते हुए कहा। उनकी जादुई आंख अब एक छत पर टिकी हुई थी। सत्यानाश! उन्होंने गुस्से से अपना हाथ जादुई आंख पर रखते हुए कहा। जब से उस बेहुदा आदमी ने इसे लगाया है तब से ये बार बार अटकने लगी है। फिर सिंक से कचरा खींचने जैसी बुरी सी पचर पचर आवाज़ के साथ उन्होंने अपनी जादुई आंख बाहर निकाल ली। टोंक्स बातचीत को बढ़ाने के लिए बोली, बावरे नैन, आप जानते हैं ना ये बहुत ही विभत्स लगता है ना? मूडी ने आग्रह किया। हैरी, एक गिलास पानी मिल सकता है? हैरी ने डिश वॉशर के पास जाकर एक साफ गिलास निकाला और सिंक में जाकर पानी भरा। अब भी जादूगरों का समूह उसे कौतूहल से देख रहा था। उसे लगातार घूरने से चिढ़ हो रही थी। जब हैरी ने मूडी को गिलास दिया तो वो बोले, वाह। उन्होंने अपनी जादुई आंख पानी में डाल दी, उसे ऊपर नीचे करने लगे। आंख चारों तरफ घूमने लगी और बारी बारी सभी को घूरने लगी। मैं चाहता हूं कि वापसी की यात्रा मेरे पास पूरे 360 डिग्री की दृष्टि रहे। हैरी ने पूछा, हम जहां भी जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं? ल्यूपिन बोले, झाड़ुओं से, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तुम्हारी उम्र इतनी कम है कि तुम अंतर्ध्यान नहीं हो सकते। छू नेटवर्क की निगरानी हो रही है और हम अनाधिकृत आवागमन कुंजी बनाने का जोखिम नहीं ले सकते। किंग्सले शक्लबोल्ट ने अपनी भारी आवाज में कहा, रीमस कहता है कि तुम बहुत अच्छा उड़ लेते हो। हाँ, ये बहुत अच्छा उड़ लेता है। ल्यूपिन ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा, अच्छा हैरी, तुम जाकर सामान पैक करो। हमें पूरी तरह तैयार रहना चाहिए ताकि संकेत मिलते ही हम चल सकें। टोंक्स उत्साह से बोली, चलो मैं चलकर तुम्हारी मदद करती हूँ। वो हैरी के पीछे पीछे हॉल से होती हुई सीढ़ियों के ऊपर चली गई। चलते चलते वो काफ़ी उत्सुकता और दिलचस्पी से चारों तरफ देख रही थी। उसने कहा, अजीब जगह है, मेरा मतलब है कुछ ज़्यादा ही साफ है। ओह, ये ज़्यादा अच्छा है, उसने कहा जब वे हैरी के बेडरूम में दाखिल हुए और हैरी ने लाइट जलाई। उसका कमरा निश्चित रूप से बाकी घर से ज़्यादा अस्त व्यस्त था। 4 दिनों तक बहुत बुरे मूड में रहने के कारण हैरी ने इसे खुद साफ नहीं किया था। उसकी ज़्यादातर पुस्तकें फर्श पर बिखरी पड़ी थीं क्योंकि उसने मन बहलाने के लिए इन्हें पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उठाकर इधर उधर फेंक दिया था। हेडविग के पिंजरे से बदबू आ रही थी और लग रहा था कि उसे सफाई की ज़रूरत थी। उसका संदूक खुला हुआ था और उसके आसपास फर्श पर बिखरे मगलू कपड़ों और जादूगरों के दुशालों का अजीब सा घाल मेल दिख रहा था। हैरी पुस्तकें उठाकर जल्दी जल्दी संदूक में फेंकने लगा। टोंक्स उसकी खुली अलमारी के पास रुक गई और दरवाजे के भीतर वाले आईने में प्रतिबिंब देखने लगी। मुझे लगता है बैंगनी रंग मुझ पर अच्छा नहीं लगता, उसने सोचते हुए कहा। अपने बालों के गुच्छे को खींचा। तुम्हें क्या लगता है, इससे मैं थोड़ी भड़कीली दिखती हूँ? हैरी ने कहा और ब्रिटेन और आयरलैंड की क्विडिच टीम नाम की पुस्तक के ऊपर से उसे देखा। हाँ, ऐसा ही है, टैंक्स ने खुद ही फैसला कर लिया। फिर उसने अपनी आंखें तनाव भरे अंदाज में सिकोड़ लीं, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। एक पल बाद उसके बाल पबल गम की तरह गुलाबी हो गए। आपने ये कैसे किया? हैरी ने उसकी तरफ मुंह फाड़ कर देखा जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली। मैं जादू रूपांतरकारी हूँ, टोंक्स ने आईने में अपनी शक्ल निहारते हुए कहा। उसने सिर को घुमाया ताकि बालों को सभी दिशाओं से देख सके। इसका मतलब है मैं इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकती हूँ, उसने आईने में हैरी को आश्चर्यचकित देखते हुए कहा। मैं जन्म से ही ऐसी हूँ। ऑर्डर के प्रशिक्षण के दौरान में
छिपने और वेश बदलने के विषयों में अव्वल आई थी। हालांकि मैंने इन विषयों में जरा भी पढ़ाई नहीं की थी। ये बहुत अच्छा था। आप ऑरर हैं? हैरी ने प्रभावित होकर कहा। उसने हॉगवर्ट्स में जब कभी करियर के बारे में सोचा तो शैतानी जादूगरों को पकड़ने वाला ऑरर बनने के बारे में ही सोचा था। हाँ, टोंक्स ने गर्व से कहा। किंग्सले भी है, वो मुझसे थोड़ा सीनियर है। मैं तो 1 साल पहले ही ऑरर बनी हूँ। चोरी और पीछा करने के विषयों में तो फेल होते होते बची थी। मैं बहुत ही फूहड़ हूँ। जब हम नीचे आए थे तो तुमने प्लेट टूटने की आवाज़ सुनी होगी, वो मैंने ही तोड़ी थी। क्या कोई जादू रूपांतरकारी बनना सीख सकता है? हैरी ने सीधे खड़े होते हुए पूछा। वो सामान पैक करने के बारे में भूल चुका था। टोंक्स हंस दी। शर्त लगाती हूँ तुम कभी कभार अपने निशान को छिपाना चाहते होगे, है ना? उसकी आंखें हैरी के माथे पर बने बिजली गिरने के आकार के निशान पर पड़ी। हाँ, हैरी बुदबुदाया और मुड़ गया। जब लोग उसके निशान को घूरते थे तो उसे अच्छा नहीं लगता था। मुझे डर है तुम्हें यह चीज़ बहुत मुश्किल से सीखनी होगी। जादू रूपांतरकारी सचमुच दुर्लभ होते हैं। वो बनते नहीं हैं, जन्मजात होते हैं। ज़्यादातर जादूगरों को अपना हुलिया बदलने के लिए छड़ी या काढ़े की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें चलना है हैरी, हमें सामान पैक करना है। उसने झेप कर फर्श पर बिखरे सामान को देखते हुए कहा। ओह हाँ, हैरी ने कुछ पुस्तकें उठाते हुए कहा। बेवकूफ़ी मत करो, अगर मैं पैक करूंगी तो जल्दी हो जाएगा। उसने पूरे फर्श पर अपनी छड़ी घुमाई। पुस्तकें, कपड़े, टेलीस्कोप, तराजू हवा में उड़कर संदूक में गिर गए। बहुत सफाई से पैकिंग नहीं हुई है, टोंक्स ने संदूक के पास जाकर अंदर के सामान को देखते हुए कहा। मेरी माँ हर चीज़ को बहुत सफाई से पैक कर लेती हैं। वो तो मोजे को भी अपने आप तह कर देती हैं, लेकिन मैं इस कला में निपुण नहीं हो पाई। ऐसा एक तरह के झटके से होता है। उसने अपनी छड़ी उम्मीद से झटकी। हैरी का एक मोजा संदूक से हिला और संदूक के सारे सामान के ऊपर गिर गया। बहुत अच्छा, टोंक्स ने संदूक का ढक्कन लगाते हुए कहा। चलो, कम से कम सब कुछ अंदर तो चला गया। वैसे भी पिंजरे को सफाई की ज़रूरत है। उसने अपनी छड़ी हेडविग की पिंजरे की तरफ करते हुए कहा। स्वच्छ हो। वहाँ लगे कुछ पंख और बीट गायब हो गई। चलो, अब ये थोड़ा ठीक है। मैं इन घरेलू मंत्रों में कभी महारत हासिल नहीं कर पाई। ठीक है, हर चीज़ है, कड़ाही, झाड़ू। अरे वाह, फायरबोल्ट! हैरी के दाहिने हाथ की झाड़ू देखकर टोंक्स की आंखें फैल गईं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जादुई झाड़ू सीरियस ने तोहफे में दी थी और हैरी को इस पर बहुत गर्व था। और मैं अब भी कॉमेट 260 पर सवारी कर रही हूँ, टोंक्स ने ईर्ष्या से कहा। अच्छी बात है, छड़ी अब भी तुम्हारी जीन्स में है। दोनों पुट्ठे सही सलामत हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। चले तो संदूक। हैरी का संदूक हवा में कुछ इंच ऊपर उठा। ऑर्केस्ट्रा के निर्देशक की तरह टोंक्स अपनी छड़ी के संकेत से संदूक को कमरे के पार दरवाजे के बाहर ले गई। हेडविग का पिंजरा उसके बाएं हाथ में था। हैरी अपनी झाड़ू उठाकर सीढ़ियों पर उसके पीछे पीछे उतरा। किचन में पहुंचकर उन्होंने देखा मूडी की आंख दोबारा लग गई थी। सफाई हो जाने के बाद ये तेजी से घूम रही थी। किंग्सले शेकलबोल्ट और स्टर्गेस पोडेमोर माइक्रोवेव देख रहे थे, जबकि हॉस्टिया जोन्स आलू छीलने वाली मशीन को देखकर हंस रही थी। ल्यूपिन डजली दंपत्ति को एक पत्र लिखने के बाद सील कर रहे थे। जब टोंक्स और हैरी किचन में दाखिल हुए तो ल्यूपिन ने ऊपर देखकर कहा, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है हमारे पास 1 मिनट का समय है। अब हमें बाहर बगीचे में पहुंच जाना चाहिए। हैरी, मैंने चिट्ठी में तुम्हारे अंकल आंटी को बता दिया है, वो चिंता ना करें। वो करेंगे भी नहीं, हैरी ने कहा, कि तुम सुरक्षित हो। इससे वो निराश हो जाएंगे और तुम उनसे अगली गर्मियों में मिलोगे। क्या ऐसा करना ज़रूरी है? ल्यूपिन मुस्कुराए पर जवाब नहीं दिया। यहाँ आओ लड़के, मोड़े ने अपनी छड़ी से हैरी के पास आने का इशारा किया। मुझे तुम पर विभ्रम सम्मोहन करना है। हैरी ने घबरा कर पूछा, आपको क्या करना है? विभ्रम सम्मोहन। ल्यूपिन ने बताया कि तुम्हारे पास अदृश्य चूगा है, लेकिन उड़ते समय तुम्हें ढक नहीं पाएगा। इस सम्मोहन से तुम ज़्यादा अच्छी तरह छिपे रहोगे। ये लो। उन्होंने हैरी के सिर पर छड़ी ठोंकी। उसे अजीब एहसास हुआ। उसे लगा जैसे मूडी ने उसके सिर पर अंडा फोड़ दिया हो। जहाँ मूडी की छड़ी टकराई थी वहाँ से उसके शरीर में अजीब सी ठंडक रिसने लगी। टोंक्स ने हैरी के शरीर को घूरते हुए कहा, बहुत बढ़िया बावरे नैन। हैरी ने अपने शरीर की तरफ देखा। अब ये उसके शरीर जैसा नहीं दिख रहा था। उसका शरीर अदृश्य नहीं था, लेकिन ये पीछे के किचन जैसे रंग का हो गया था। अब वो एक इंसानी गिरगिट बन गया था।
मूडी ने अपनी छड़ी से पीछे वाले दरवाजे का ताला खोलते हुए कहा, चलो। वो सब वर्नन अंकल के सुंदर लॉन में आ गए। मूडी ने अपनी जादुई आंख से आसमान का मुआयना करते हुए कहा, आज रात को आसमान साफ है। अगर बादल होते तो छिपने में आसानी होती। ठीक है, तुम ध्यान से सुनो, उन्होंने हैरी से कहा। हम आसपास उड़ेंगे, टोंक्स तुम्हारे आगे रहेगी, उसके पीछे पीछे उड़ना। ल्यूपिन नीचे से तुम्हारी रखवाली करेंगे और मैं तुम्हारे ठीक पीछे रहूँगा। बाकी लोग तुम्हारे आसपास गोल घेरे में उड़ेंगे। हम किसी भी स्थिति में रखवाली के काम को नहीं छोड़ेंगे। सब मेरी बात समझ गए? अगर हम में से कोई मर जाता है, क्या ऐसा हो सकता है? हैरी ने डर कर पूछा, लेकिन मूडी ने उसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। तब भी बाकी सब लोग उड़ते रहेंगे, रुकना मत, अपनी जगह मत छोड़ना। हैरी, अगर वो हम सबको मार डालें और सिर्फ तुम बचे रहो तो भी चिंता मत करना। आगे तुम्हारी रखवाली के लिए और भी पहरेदार तैनात हैं। पूर्व दिशा में उड़ते रहना, तुम सही सलामत पहुंच जाओगे। इतनी सुखद भविष्यवाणियां मत करो बावरे नैन। हैरी सोचेगा कि हम इस काम को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, टोंक्स ने कहा जब उसने हैरी के संदूक को और हेडविग के पिंजरे को अपनी झाड़ू से बांधा। मैं तो बस लड़के को योजना बता रहा हूँ, मूडी ने गुर्राकर कहा। हमारा काम उसे मुख्यालय तक सुरक्षित पहुंचाना है, और अगर इस कोशिश में हमारी जान भी चली जाए तो किसी की भी जान नहीं जाएगी, किंग्सले शेकलबोल्ट ने अपनी भारी और शांत आवाज में कहा। वो देखो, पहला संकेत हो गया है, अब अपनी अपनी झाड़ुओं पर चढ़ जाओ, ल्यूपिन ने तीखी आवाज में आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनके बहुत ऊपर सितारों के बीच में एक चमकीली लाल चिंगारियों की रोशनी दिख रही थी। उन्हें देखते ही हैरी पहचान गया कि वे छड़ी की चिंगारियां हैं। उसने अपने फायर बोल्ट के ऊपर दाहिना पैर डाला, इसके हत्थे को कसकर पकड़ा और महसूस किया कि ये हल्के से थरथरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये भी एक बार फिर हवा में उड़ने के लिए उतावली है। तभी आसमान में इस बार हरी चिंगारियों का विस्फोट हुआ। उसे देखते ही ल्यूपिन तेजी से बोले, दूसरा संकेत हो गया है, चलो। हैरी ने जमीन पर कसकर पैर मारे। रात की ठंडी हवा उसके बालों को बिखेरने लगी और प्रिविट ड्राइव के साफ चौकोर बगीचे दूर होने लगे और गहरे हरे और काले टुकड़ों में तेजी से सिकुड़ने लगे। जब हवा के थपेड़े उसके चेहरे पर तेजी से पड़े तो मंत्रालय की सुनवाई का ख्याल उसके दिमाग से निकल गया। उसे लगा जैसे खुशी के मारे उसका दिल फट जाएगा। वो दोबारा उड़ रहा था। वो प्रिविट ड्राइव से दूर जा रहा था, जिसका उसने पूरी गर्मियों में सपना देखा था। वो अपने असली घर जा रहा था। कुछ समय के लिए उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं और वो असीम उल्लास से सितारों भरे विशाल आसमान में खो गया। बाईं तरफ चलो, बाईं तरफ एक मगलू देख रहा है, मूडी ने पीछे से चिल्लाकर कहा। टोंक्स ने दिशा बदली और हैरी ने उसके पीछे पीछे अपनी दिशा बदल दी। हैरी टोंक्स की झाड़ू से बंधे अपने संदूक को लटकते और हवा में लहराते देख रहा था। हमें और ऊंचाई पर उड़ना है, 4 मील तक। ऊपर की तरफ उड़ते समय ठंड के कारण हैरी की आंखों में पानी आ गया। उसे नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ चींटी जैसी रोशनियां दिख रही थी जो कारों की हेडलाइट और स्ट्रीट लैंपों की थी। उनमें से 2 छोटी रोशनियां वर्नन अंकल की कार की भी हो सकती थी। इस वक्त डजली परिवार अपने खाली घर की तरफ लौट रहा होगा और लॉन प्रतियोगिता के न होने के कारण आग बबूला हो रहा होगा। ये सोचकर हैरी जोर से हंसा। हालांकि उसकी आवाज़ दूसरों के सरसराते दुशालों की आवाज़ों, उसके संदूक और पिंजरे की खड़खड़ और हवा की गरज में डूब गई। अब वो हवा में तेजी से उड़ रहे थे और हैरी 1 महीने बाद खुद को इतना जीवंत और खुश महसूस कर रहा था। दक्षिण दिशा में चलो, बावरे नैन चिल्लाकर बोले। आगे शहर है। वो नीचे फैली मकड़ियों के जाल जैसी रोशनियों की चमक से बचने के लिए दाईं तरफ उड़ने लगे। मूडी ने कहा, दक्षिण पूर्व दिशा में चलो और ऊपर उड़ते रहो। आगे कुछ बादल हैं जिनमें हम आराम से ओझल हो सकते हैं। टोंक्स गुस्से में चिल्लाकर बोली, हम बादलों के बीच में नहीं उड़ेंगे बावरे नैन, हम भीग जाएंगे। हैरी को उसकी बात सुनकर राहत मिली। फायरबोल्ट के हैंडल पर उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। वो कांप रहा था। वो सोच रहा था कि काश वो कोट पहनकर आया होता। बावरे नैन के निर्देशों के अनुसार वो समय समय पर अपनी दिशा बदल रहे थे। बर्फीली हवा के कारण हैरी की आंखें सिकुड़ गई थीं। उसे याद आया कि पहले सिर्फ एक बार ही उसे झाड़ू पर इतनी ठंड लगी थी,
ऐसा तब हुआ था जब उसने अपने 3rd ईयर में तूफानी मौसम में मेहनत कश के खिलाफ क्विडिच मैच खेला था। उसके चारों तरफ उसके पहरेदार विशाल गिद्धों की तरह मंडरा रहे थे। हैरी को समय का अंदाजा नहीं था। दक्षिण पश्चिम की तरफ मुड़ो, मूडी ने चिल्लाकर कहा। हमें राजमार्ग से बचकर चलना है। हैरी का शरीर इतना ठंडा हो चुका था कि नीचे जा रही कारों के भीतर सूखे आरामदेह माहौल के बारे में वो हसरत से सोचने लगा। फिर वो छू पाउडर से यात्रा करने के बारे में और भी हसरत से सोचने लगा। हालांकि अंगीठियों के बीच घूमना कष्टदायक था, लेकिन लपटों के कारण कम से कम गर्मी तो रहती थी। किंग्सले शेकलबोल्ट ने हैरी के चारों तरफ चक्कर लगाया। उसका गंजा सर और बाली चांदनी में चमक रहे थे। उसकी दाहिनी तरफ एमिलिन वेंस थी, जिनकी छड़ी बाहर निकली हुई थी और सिर दाएं बाएं हो रहा था। फिर वो भी उसके ऊपर होते हुए निकल गईं, जिसके बाद स्टर्गिस पॉडमोर की बारी आई। मूडी ने चिल्लाकर कहा, हम ये सुनिश्चित करने के लिए पलट लेते हैं कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। सबसे आगे उड़ रही टोंक्स चिल्लाई, मूडी आप पागल हो गए हैं? हम सबकी कुल्फी जम चुकी है। इस तरह हम पीछे पलटते रहे तो अगले हफ्ते तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। अब नीचे उतरने का समय है। ल्यूपिन की आवाज आई, हैरी टोंक्स के पीछे उतरो। हैरी ने टोंक्स के पीछे गोता लगा दिया। वो बहुत सारी रोशनियों के जमघट की तरफ जा रहे थे। वो नीचे उतरते गए। हैरी को हेडलाइटें, स्ट्रीट लैम्प्स, चिमनियाँ और टेलीविजन एरियल्स दिख रहे थे। वो जल्दी जल्दी जमीन पर उतरना चाहता था। हालांकि उसे ये लग रहा था कि वो अपनी झाड़ू पर जम चुका होगा। किसी को उसे उतारने में मदद करनी होगी। ये लो, टोंक्स ने कुछ सेकंड्स के बाद नीचे उतरते हुए कहा। हैरी उसके पीछे पीछे एक छोटे चौक के बीच में घास पर उतर गया। टोंक्स हैरी का संदूक खोलने लगी। हैरी ने कांपते हुए चारों तरफ देखा। पास वाले गंदे मकान बहुत आकर्षक नहीं थे। उनमें से कुछ की खिड़कियां टूटी हुई थी जो स्ट्रीट लैंप की रोशनी में हल्के से चमक रही थी। कुछ दरवाजों के रंग उखड़ गए थे और कई मकान के सामने कचरे का ढेर लगा था। हम कहाँ हैं? हैरी ने पूछा, लेकिन ल्यूपिन धीरे से बोले, 1 मिनट रुको। मूडी अपने चोगे में कुछ खोज रहे थे। ठंड के कारण उनके गांठदार हाथ सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। वो बुदबुदाकर बोले, मिल गया। फिर उन्होंने एक सफ़ेद सिगरेट लाइटर निकालकर क्लिक किया। सबसे पास वाला स्ट्रीट लैंप एक झटके में बंद हो गया। उन्होंने लाइटर को दोबारा क्लिक किया। अगला लैंप भी बुझ गया। वो तब तक क्लिक करते रहे जब तक उस चौक के सारे लैंप नहीं बुझ गए। अब सिर्फ पर्दे लगी खिड़कियाँ और हंसीदार चांद से ही रोशनी आ रही थी। मूडी ने लैंप बुझाने वाले लाइटर को जेब में रखकर कहा, इसे डंबलडोर से उधार लिया था। अगर कोई मगलू खिड़की से बाहर झांक रहा होगा तो कुछ देख नहीं पाएगा। जल्दी चलो। उन्होंने हैरी का हाथ पकड़ा। उसे घास के पार फुटपाथ पर ले गए। ल्यूपिन और टोंक्स हैरी की संदूक पकड़कर पीछे पीछे आ रहे थे। बाकी के पहरेदार अपनी छड़ियां निकालकर उसके आजू बाजू चल रहे थे। सबसे पास वाले मकान की ऊपर वाली खिड़की से एक स्टीरियो की धम धम सुनाई पड़ रही थी। उसके टूटे हुए गेट के भीतर कचरे से भरे थैलों की सड़ने की तेज बदबू आ रही थी। रुको, मूडी बुदबुदाए और हैरी के हाथ की तरफ एक चर्मपत्र का टुकड़ा बढ़ाया। उन्होंने अपनी चमकती छड़ी भी इसके करीब रखी ताकि हैरी उसे पढ़ सके। इसे जल्दी से पढ़ लो और याद कर लो। हैरी ने चर्मपत्र की तरफ देखा। संकरी लिखावट थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। उस पर लिखा था, माया पंछी के समूह का मुख्यालय 12 नंबर ग्रिमॉल्ड चौक, लंदन में है।